हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज। पहला चैप्टर है हमारा द क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, या इसको हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज किन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती हैं, वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस? इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? वाई डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स? डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट गुड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड? और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे ये थ्योरीज जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हुई। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट टॉरेंस in 1815 in a pamphlet an essay on the external corn trade। उसके बाद एक सिस्टमेटिक थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, उनकी बुक का नाम है, 1817 में जो पब्लिश हुई। देन J.S. मिल, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफर कर्व्स। इसकी हेल्प से वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो व्यापार की शर्तें हैं वो रेसिप्रोकल डिमांड पर निर्भर करती हैं। रेसिप्रोकल डिमांड एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है टर्म्स ऑफ ट्रेड का। तो ये हम प्रोग्रेस देख रहे हैं कि कैसे फिर थ्योरीज और फिर J.S. मिल की जो थ्योरीज थी उसमें फर्दर डेवलपमेंट, जो डेविड रिकार्डो की थ्योरी थी उसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट किया J.S. मिल ने, केयरनेस ने, बास्टेबल, टॉसिंग, हाबरलर, इन सभी ने उसमें एडवांसमेंट किया, मॉडिफिकेशन किया। अब हम पहले आज जो इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो एडम स्मिथ की थ्योरी करेंगे। एडम स्मिथ ने इंटरनेशनल ट्रेड की एज सच कोई थ्योरी नहीं दी थी। उन्होंने अपने जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें कई कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया है, जैसे फ्री ट्रेड, डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, वेंट फॉर सरप्लस, और इन्हीं के बेस पे हम इसको एक थ्योरी के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। डेविड रिकार्डो की जो मेन थ्योरी है उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एडम स्मिथ की थ्योरी को समझना ज़रूरी है, और फिर फर्दर डेविड रिकार्डो की ही थ्योरी में बाकी इकोनॉमिस्ट ने चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशन किए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? Every country should specialize in the production of that commodity which it can produce more cheaply than others and exchange it for the commodities which cost less in other countries। एक कंट्री को ऐसी वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए जिसको वो बहुत ही सस्ते रेट पे प्रोड्यूस कर सकता है, और उसका एक्सचेंज उन कंट्रीज़ के साथ किया जाना चाहिए जो दूसरी वस्तु को बहुत ही चीपली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है ये नेचुरल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। नेचुरल हमारे जो फैक्टर एंडोमेंट है उसके आधार पर हो सकता है, एक्वायर्ड टेक्नोलॉजी के बेस पे भी हम ये एडवांटेज एक्वायर कर सकते हैं। अब थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम अजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं, और ये अजम्पशन डेविड रिकार्डो की थ्योरी की भी अजम्पशन है, क्योंकि दोनों की अजम्पशन सेम है, इसलिए हम यहीं पे अजम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं। डेविड रिकार्डो की जब थ्योरी करेंगे तब मैं अजम्पशंस को स्किप कर दूंगी। देखिए फर्स्ट क्या है, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज, केवल 2 कंट्री हैं। दे प्रोड्यूस द सेम 2 कमोडिटीज़, और वो सेम कोई भी एक्स एंड वाई 2 कमोडिटीज़ हो सकती हैं, दोनों ही एक्स एंड वाई कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देयर आर सिमिलर टेस्ट इन बोथ कंट्रीज़, दोनों ही कंट्रीज़ में टेस्ट जो हैं वो सिमिलर हैं और सिमिलर ही रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं होते। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि लेबर ही इकलौता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो वैल्यू एडिशन का काम करता है प्रोडक्ट में। इनपुट में वैल्यू एडिशन का काम लेबर का ही होता है। तो लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इकलौता उत्पादन का साधन है। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अनचेंज्ड, सप्लाई लेबर की अनचेंज्ड रहती है। ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, जो लेबर की सभी इकाइयाँ हैं वो समरूप हैं।
Next is prices of two commodities are determined by labor cost, the number of labor units employed to produce each. जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, हम उसकी बात जो कर रहे हैं वो लेबर से निर्धारित होगी कि लेबर ने कितने घंटे उस काम को, उस जो आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करने में लगाए हैं। तो उससे हम लेबर कोस्ट की हेल्प से ही उस प्रोडक्ट की कोस्ट मेज़र करेंगे। नेक्स्ट इज कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट लागू हो रहा है, ना इंक्रीजिंग कॉस्ट है ना, या ना ही डिक्रीजिंग कॉस्ट है। कांस्टेंट कॉस्ट को अज्यूम किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी जो है उसकी नॉलेज अनचेंज्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम। जो ट्रेड है वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन ईच कंट्री बट आर परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। उनका मानना है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक कंट्री के अंदर तो परफेक्टली मोबाइल हैं, लेकिन दो कंट्रीज़ के बीच में वो परफेक्टली इमोबाइल हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, ये अजम्पशन है। देयर इज़ फ्री ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो ट्रेड है उसमें कोई बैरियर नहीं है, फ्री ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। उन्होंने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम किया है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड इन बोथ द कंट्रीज। जो सभी उत्पादन के साधन हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मार्केट इज़ परफेक्ट सो दैट द एक्सचेंज रेशो फॉर द टू कमोडिटी इज़ द सेम। एक्सचेंज रेशो जो है, अभी हम आगे रेशो ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, वो क्या है, दो कंट्रीज़ के बीच में सेम रहती है। इंटरनेशनल मार्केट परफेक्ट है। ये थी अजम्पशंस। अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। किस प्रकार एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट हो सकता है? देखिए, जैसे हमने अजम्पशन लिया कि दो कंट्री है ए एंड बी और दो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। ए कंट्री, अब इसको समझना ज़रूरी है, ये जो 10 यूनिट्स हैं एक्स कमोडिटी की, वो एक लेबर एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है। एक लेबर एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है 10 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की, और जो दूसरी लेबर है वो एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब लेबर जो है वो होमोजीनियस है, तो एक पर्सन एक दिन में कमोडिटी वाई की 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। बी कंट्री इसी प्रकार से एक व्यक्ति एक दिन में 5 कमोडिटी एक्स की यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, और एक व्यक्ति एक दिन में 10 यूनिट्स कमोडिटी वाई की प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये टेबल देख के ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एक कंट्री को एक्स वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में एक व्यक्ति 10 जो एक्स की यूनिट्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है और वाई की बहुत कम कर रहा है। और इसी प्रकार बी कंट्री को कमोडिटी वाई में स्पेशलाइज करना चाहिए। अब इसके बेस पे हमें टेबल को देख के भी अंदाज़ा हो गया है कि ए कंट्री को एक्स वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए, बी कंट्री को वाई वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए। इसको हम थोड़ा और बेटर वे में इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। 10x ऑफ ए बाय 5x ऑफ बी। एक्स कमोडिटी हमारी सेम है, ऊपर कंट्रीज, ऊपर और नीचे हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंट्रीज चेंज हो रहे हैं। दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 5y ऑफ ए एंड 10y ऑफ बी। हमने कमोडिटी सेम रखी है, कंट्रीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हो रहे हैं और उनके आउटपुट। तो इस प्रकार से भी हम दिखा सकते हैं कि कंट्री ए को एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और कंट्री बी को वाई वस्तु के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब हम देखते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड। किस प्रकार से वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा और
दोनों ही कंट्रीज़ को उसका लाभ होगा। देखिए हमने स्टार्टिंग में बात करी है, और बी कंट्री प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड, एक्स और वाई वस्तु का जो प्रोडक्शन है ट्रेड से पहले क्या हो रहा है, 10 5 5 10। अब अगर ट्रेड होता है, दोनों के बीच फ्री ट्रेड होता है, तो जब हमें ये पता चल गया कि कंट्री ए को एक्स वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए, तो अगर वो जो दोनों लेबर हैं वो एक्स वस्तु का ही प्रोडक्शन करें उतने ही टाइम में जितना पहले कर रहे थे 2 दिन में, तो वो 20 यूनिट्स एक्स वस्तु की प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार बी कंट्री में जो 2 लेबर की यूनिट हैं वो 2 दिन में 20 वाई की यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब स्पेशलाइजेशन हो गया है, एक कंट्री एक ही वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, ए कंट्री एक्स वस्तु का और बी कंट्री वाई वस्तु का। तो अब अगर इस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है तो 20 जो हमारी यूनिट्स हैं एक्स और वाई की वो प्रोड्यूस हो रही हैं। नीचे देखिए जो लास्ट हमारा रो है, टोटल प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड 15 और 15 था एक्स और वाई का, जो आफ्टर ट्रेड 20 और 20 हो गया है। तो +5 एक्स की यूनिट्स इंक्रीज़ हुई हैं और 5 यूनिट्स वाई की इंक्रीज़ हुई हैं। ये हम इसको आगे लिख सकते हैं कि ए कंट्री में 10 यूनिट्स एक्स की इंक्रीज़ हुई हैं और 5 यूनिट्स वाई की डिक्रीज़ हुई हैं। और इसी प्रकार से कंट्री बी में 5 यूनिट्स एक्स की डिक्रीज़ हुई हैं और 10 यूनिट्स वाई की इंक्रीज़ हुई हैं। इस प्रकार टोटल जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड लेवल पे वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारा एक व्यापार से लाभ है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर आपको याद हो क्या होता है, उत्पादन के जो गिवन रिसोर्सेज हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, उनका इष्टतम उपयोग करके हम एक्स और वाई की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम, वो हमारा दिखता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। अगर हम यहाँ पे जो कंट्री ए एंड बी हैं उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखें तो वाई ए एक्स ए कंट्री ए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और वाई बी एक्स बी कंट्री बी का प्रोडक्शन पॉसिबल। ये ऊपर वाली फिगर आप देखें, पहले ये बुक में पहले ऐसी ही थी, मैंने इसमें और आगे एक्सटेंशन कर दिया, इसलिए आपको क्लियरली समझ नहीं आएगी, मैंने ऊपर फिर अलग से ड्रॉ कर दिया। जो वाई ए एक्स ए है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कंट्री ए का, वाई बी एक्स बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कंट्री बी का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ या आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप ऐसी तो नहीं होती है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट also means that in order to produce one more unit of a given commodity, how many units of another commodity are to be sacrificed? एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं, वो क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस फिगर इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट। जब मैंने आपको अजम्पशंस आपको मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने स्पेसिफिकली ये बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। हमने क्योंकि कॉन्स्टेंट कॉस्ट अज्यूम की हैं इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सेम रहती है और इसी वजह से हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू दर्शाया है। ये हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गए। अब हम ये जो नीचे वाला पार्ट है इस डायग्राम में उसको देख लेते हैं। मैंने ICA और ICB लिखा हुआ है। ICA ए कंट्री का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, जो कि एक तो पहली बात जो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट दर्शाता है कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है गिवन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। तो अगर मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकता है ए कंट्री एक्स और वाई वस्तु का, तो वो इसमें कहीं पे भी इससे टेंजेंट जो हमारा हो सकता है
कम्युनिटी इंडिफरेंस का वो उस कंट्री के सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाएगा। अब बी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं ICB। तो ये जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से टेंजेंट हो रहा है वहाँ पे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि बी कंट्री का सेटिस्फेक्शन लेवल इतना है। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व हमें यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है एक कंट्री की। तो ये बिफोर ट्रेड है। अगर ट्रेड होता है तो ये पिक्चर देख के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप देख के हमें समझ आ रहा है कि ए कंट्री एक्स वस्तु का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है और बी कंट्री वाई वस्तु का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। और अगर इसी प्रकार से वो स्पेशलाइज करते हैं तो हमारी YB और XA इस प्रकार से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दोनों ही कंट्रीज़ की शो कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग दोनों ही कंट्री स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन OXA हो जाएगा X वस्तु का और OYB हो जाएगा Y वस्तु का। और इस प्रकार अगर ट्रेड होते हैं, इतना प्रोडक्शन होने के बाद ट्रेड अगर होता है तो फिर जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी ये ज़रूरी नहीं कि मैंने एक इंडिफरेंस कर्व शो करा हुआ है, आप और भी बना सकते हैं। तो जो भी इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल पे है। तो इट मीन्स कि जब ट्रेड होता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है कम्युनिटी का। ये पहला हमने देखो, एक तो मैंने गेन्स फ्रॉम ट्रेड प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताए हैं कि टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड में इंक्रीज होता है, और दूसरा गेन किस तरीके से बताया है कि कम्युनिटी का इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। अब ये जो आपकी बुक है TR जैन की, उसमें जैसे दे रखा है उसको और एक बार देख लेते हैं, उससे हम एक और डायग्राम इस कॉन्सेप्ट में ऐड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, 1 डेज प्रोडक्शन ऑफ 1 लेबर। इसमें भी सेम है हमारा, इंडिया एंड नेपाल का एग्जाम्पल लिया है, राइस एंड वीट 2 और 4 एंड 2 नेपाल में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया को वीट में स्पेशलाइज करना चाहिए, नेपाल को राइस में स्पेशलाइज करना चाहिए। ये सेम लॉजिक के बेस पे आप इस टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा, रेशो ऑफ एक्सचेंज। रेशो ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक कंट्री में डोमेस्टिकली रेशो ऑफ एक्सचेंज क्या है? अगर वो ट्रेड के बिना आपस में एक कंट्री विद इन कंट्री एक्सचेंज कर रहा है दोनों प्रोडक्ट्स का, तो कैसे हो सकता है? इन इंडिया 1 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑफ वीट, 2 यूनिट्स ऑफ वीट। तो देखिए 2 and 4 इंडिया में 2 यूनिट राइस की प्रोड्यूस हो सकती हैं एंड 4 वीट की। अगर इसको 1 की रेशो में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा हमारा 1:2। और नेपाल में डोमेस्टिक जो रेशो ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है? 4:2, या इसको हम कह सकते हैं 1 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 0.5 यूनिट ऑफ वीट। अब आपकी बुक में एक आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे रेशो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, हम यहाँ पे रेशो ऑफ एक्सचेंज इसको कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तब होता, इसको अगर ये टेबल हमने प्रोडक्शन की सेंस में ना बनाकर कॉस्ट की सेंस में बना रखी होती, इट मीन्स अभी हमने दिखाया है कि टोटल इतना आउटपुट हो सकता है। कॉस्ट के रूप में हम टेबल को ऐसे बना सकते थे कि एक यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करने में लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं, कितने आवर्स लग रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम कॉस्ट दिखा सकते थे, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती। यहाँ पे हम क्योंकि प्रोडक्शन दिखा रहे हैं तो हम रेशो ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी हेल्प से ये जो हमने रेशो ऑफ एक्सचेंज बनाई है डोमेस्टिकली कि ए जो इंडिया एंड नेपाल जो कंट्री हैं अगर वो ट्रेड करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, तो देखिए अब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं है, यहाँ पे हमने रेशो ऑफ एक्सचेंज के बेस पे इस डायग्राम को बनाया है। ये भी आप करेक्शन कर लें अपनी बुक में, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं है, ये जस्ट उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं, या रेशो ऑफ एक्सचेंज। अब ये देखिए कि नेपाल में ये थी हमारी 1:0.5 और इंडिया में थी 1:2। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लाइंस ड्रॉ कर ली कि 1 यूनिट अगर राइस की एक्सचेंज करनी है डोमेस्टिकली
तो इंडिया में तो उसके लिए 2 यूनिट वीट की सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी और नेपाल में 0.5 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी वीट की। तो अब अगर ट्रेड पॉसिबल होता है तो जो शेडेड एरिया है ABC, यहाँ पे कहीं पे भी दोनों के बीच में रेशियो ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हो सकती है। वो हमारी AD भी हो सकती है और AE भी हो सकती है। तो इससे हम देखेंगे कि कैसे दोनों कंट्रीज़ को लाभ हो रहा है। ये देखिए, अगर AD रेशियो ऑफ एक्सचेंज होती है इंटरनेशनल आफ्टर ट्रेड, अगर ट्रेड होता है तो AD हमारा रेशियो ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, तो उससे कंट्री जो है इंडिया, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे कि अब वो 1 यूनिट राइस की सेक्रीफाइस कर रहा है 2 से बहुत ही कम, ये लगभग 1 के नज़दीक हमारी लाइन है D पॉइंट जो है, अब उसको 2 यूनिट वीट की सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ रही, जबकि लगभग 1 यूनिट सेक्रीफाइस करके वो 1 यूनिट राइस की प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या कि वो इंडिया जो है वो आप देख लेंगे यहाँ पे किस वस्तु में स्पेशलाइज कर रहा है। इंडिया वीट में स्पेशलाइज कर रहा है, तो इंडिया वीट में स्पेशलाइज करेगा तो वो उसको अब पहले से अपने कंट्री में अगर ट्रेड करता तो 2 यूनिट वीट की सेक्रीफाइस करनी पड़ती 1 यूनिट राइस के लिए। लेकिन जब ट्रेड पॉसिबल हो जाता है तो उसको सिर्फ 1 यूनिट वीट की देनी पड़ेगी 1 यूनिट राइस के लिए, और नेपाल जो कंट्री है वो राइस में स्पेशलाइज कर लेता है। उसके लिए कैसे फ़ायदा है, D अगर पॉइंट हम देख रहे हैं तो जब वो अपने ही कंट्री में ट्रेड करता तो उसको 1 यूनिट के बदले 0.5 यूनिट वीट की मिलती। लेकिन अब आफ्टर ट्रेड उसको X की और बढ़ी हुई मात्रा मिल रही है, X की ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं 1 यूनिट राइस के बदले में। और अगर AE हम रेशियो ऑफ एक्सचेंज लेते हैं तो उसमें नेपाल कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अब उसको 0.5 से भी काफ़ी ज़्यादा वीट प्राप्त हो रहा है 1 यूनिट राइस के बदले में, और कंट्री जो इंडिया है उसको कम फ़ायदा हो रहा है इस प्रकार की रेशो से, क्योंकि उसको पहले 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही थी, अब 2 से थोड़ा सा कम सेक्रीफाइस करनी पड़ रही। फ़ायदा दोनों का है, फ़ायदा इंटरनेशनल ट्रेड से दोनों कंट्रीज़ का है, लेकिन वो किस कंट्री को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा वो डिपेंड करता है कि उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हैं, रेशियो ऑफ एक्सचेंज कौन सी डिटरमाइन होती है आफ्टर ट्रेड, ये उस पर डिपेंड करता है। अभी हमने थ्योरी कर ली एडम स्मिथ की, उसमें हमने देखा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है एक कंट्री ए का X वस्तु का प्रोडक्शन कर सकता है और B कंट्री Y वस्तु का प्रोडक्शन कर सकता है। तो जब वो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो किस प्रकार प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है, किस प्रकार यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, इंक्रीज़ होती है, एंड ये हमने देखा कि दोनों ही कंट्रीज़ को उससे बेनिफिट होता है, क्योंकि रेशियो ऑफ एक्सचेंज बाद में चेंज हो जाती है आफ्टर ट्रेड। तो इस प्रकार हम उसके गेन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इस थ्योरी को क्रिटिसाइज इस प्रकार से कर सकते हैं कि बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ विच डू नॉट पोजेस एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, जिनको किसी भी वस्तु के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, तो क्या उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर एडम स्मिथ की थ्योरी नहीं दे पाती है। इस क्वेश्चन का आंसर दिया है डेविड रिकार्डो ने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।